सेन अगर आज जीवित होते तो 86 बरस के हुए होते। उनकी हाल में मृत्यु के बाद ये उनका पहला जन्मदिन है। इस आयोजन में नटरंग प्रतिष्ठान और नेमी निधि की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले कि कार्यक्रम शुरू हो, मैं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री कावलम नारायण पणिक्कर से आग्रह करता हूँ कि वे कृपया आकर बीच वाली सीट पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज नेमीचंद्र जैन स्मारक व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित डॉक्टर मुकुंद लाट से भी आग्रह है कि वे कृपया आकर कावलम नारायण पणिक्कर के बगल में एक सीट उस तरफ वाली। मोतीलाल नेहरू के बारे में ये कहा जाता था कि डाइनिंग टेबल पर वो किसी भी छोर पर क्यों न बैठे, तो वहीं से हेड ऑफ द टेबल हो जाते थे। कावलम नारायण पणिक्कर कहीं भी बैठे। अभी तो जैसा आप जानते हैं, नटरंग प्रतिष्ठान स्वयं नेमी जी द्वारा स्थापित और संचालित संस्थान रहा है। ये पहला मौका है जब नटरंग प्रतिष्ठान के किसी आयोजन में नेमी जी स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। यद्यपि यह उचित ही है कि यह सारा आयोजन उन्हीं पर एकाग्र है। नेमी जी के परिवार के सदस्यों ने एक नेमी निधि नाम की निधि स्थापित की है, जिसकी ओर से हमारा प्रयत्न होगा कि हर वर्ष एक आयोजन हो, एक स्मारक व्याख्यान या बहस हो। और हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर मुकुंद लाट के कि उन्होंने इस वर्ष और पहला स्मृति व्याख्यान देने का हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। सबसे पहले श्री कावलम नारायण पणिक्कर के हम बहुत आभारी हैं। वो नेमी जी के बड़े पुराने मित्र हैं, हम लोगों से भी बहुत स्नेह करते हैं कि उन्होंने कुछ और कार्यक्रम छोड़कर जो उनके गांव में होने वाला था और जिसमें संभवतः उनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक थी, उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। आज वे दो, एक पत्रिका और एक पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और उसके रंगमंडल के बहुत कृतज्ञ हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इसलिए कि उन्होंने नेमी जी की एक पुरानी पुस्तक इंडियन थिएटर ट्रेडिशन कंटिन्यूटी एंड चेंज का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया है, जिसका आज लोकार्पण होगा। और उनके रंगमंडल के हम इसलिए आभारी हैं कि वो नेमी जी की कविताओं का इस कार्यक्रम के अंत में, कविताओं की इस कार्यक्रम के अंत में एक संगीतमय प्रस्तुति करेंगे। नटरंग का जो विशेषांक आज लोकार्पित होने जा रहा है, इसका खासा मोटा हो गया है। उसमें लगभग 336 पृष्ठ हैं और 50 लेखकों रंगकर्मियों के लेख, निबंध, संस्मरण इत्यादि शामिल हैं। उसमें नेमी जी के साथ विभिन्न लेखकों और रंगकर्मियों के 64 फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित हैं। उनके साथ 3 साक्षात्कार भी उसमें दिए गए हैं। उनके 2 आत्मवृत्तांत उसमें हैं, दोनों अधूरे हैं। डायरी से कुछ अंश हैं और 15 लेखकों के 48 पत्र हैं जो नेमी जी के नाम उन्होंने लिखे थे, जिसमें अज्ञे से लेकर नंबर जी तक शामिल हैं। मैं नटरंग प्रतिष्ठान की निदेशक और मेरी पत्नी
रश्मि वाजपेयी से आग्रह करता हूँ कि दोनों यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक इंडियन थिएटर ट्रेडिशन कंटिन्यूटी एंड चेंज की एक प्रति और नटरंग के विशेषांक की एक प्रति श्री कावलम नारायण पडिक्कर के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि वे उसे लोकार्पित कर सकें। हालांकि पत्रिका में हम ये लिखना भूले नहीं हैं, लेकिन अभी मैं कहना भूल गया कि इस विशेषांक के लिए हमें संगीत नाटक अकादमी से विशेष वित्तीय सहायता भी मिली है, जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। अब संभवतः श्री कावलम नारायण पडिक्कर कुछ कहना चाहेंगे तो वो कहें। और उन्होंने एक कविता भी मलयालम में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद श्री भारत रत्न भार्गव ने किया है। तो पहले कावलम जी उसके संभवतः एक आधा अंश मूल मलयालम में पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी अनुवाद श्री भारत रत्न भार्गव करेंगे। रेखा जी, श्री मुकुंदराव जी, Ashok ji, members of Nemiji's family, distinguished friends, we are here to offer our respects to the memory of Nemiji, and I feel myself honored, fortunate to join you all on this occasion. I deem it a great privilege to officially release the special issue of Nazareth and also the Indian theatre, book on Indian theatre. It seems the organizers of this function, especially Ashok ji, wanted to avoid the discussions on the person of Nemiji and wanted to give a projection to the lofty ideals, the lofty thoughts which Nemiji had cherished. This depersonalized treatment would have certainly been in tune with Nemiji's conviction too. This, I believe, is the idea which prompted the organizers to invite Professor Mukundarat as the main speaker to discuss on a topic which necessarily reflects on the thoughts of Nemiji also. The topic is very interesting. It is modernity in creative arts, literature, theatre. I feel that there is some conceptual confusion about this topic itself. This has philosophical dimension also when I say about this point of modernity. Modern as a concept is to be understood in relation to time. Can this moment which we live in be taken as modern? Impossible, because by the time I express this idea that moment becomes past. So in the design of the fleeting time, that is the great time, that is again Yama.
Yama leaves or gets reflected in the small time that is yami. So it is it not safe to use the word contemporary instead of modern to make the concept of time ever present with you? In the case of modern, you depend on time, or rather you are subservient to time. When you are contemporary, you make time servile to you. This is the magnificently magical function of art and literature, which was proved to us by the great poets like Kalidasa, Bhasa, Bhavapuri, and Lord. Kalidasa has been described by one of our critics in Malayalam literature, Joseph Mundasheri, as Kaladasa, on the basis that he has introduced the signet ring in his play Abhijnana Shakuntala. This is construed as a device to justify the loss of memory of the king. It is argued that Kalidasa never wanted to have the displeasure of his king Vikramaditya by making Dushyanta, another king, do injustice to a poor girl like Shakuntala, as it is found in the original Ramayana or original Mahabharata of Vyasa, and hence the image of the Abhijnana ring. This argument is alright when you probe into the inner aspects of a myth. We have our recent times, China has produced Kalidasa Shakuntala, and we know how it worked in the modern sense. I should say modern, because where time is fleeting, ideas change. And it was described in Chinese production as a poor girl was having molested by a cruel king. But this also involves the demythification of the very myth when you attribute the mundane yardstick. There is also another argument from the point of view of the myth, where the meaning attributed to Kalidasa as Kaladasa, as one who is subservient to time, can be interpreted in Bahubriji Samaha as one who is with Kala or time as his Dasa, or one who has made Kala, time, subservient to him. He has proved the great fact that poets should transcend time instead of being servile to it. Purana or myth does not belong to any specific time. Here modern should mean contemporary or perpetually modern. Always Abhinava. As Abhinava Gupta is Sarvakalika, perennially up to date. The term contemporary was very dear to me. As he thought about theatre, poetry, art, everything related to contemporaneity, I bow my head in obeisance to his memory. I read out a few lines from the Malayalam original poem which I have written, and Mr. B.R. Bhargava kindly has done the translation, but he will read the Hindi translation. I will read only a few lines from my Smriti Patham, which I hope will help you to get a feel of the whole poem. Yennu thudangi nami saukridam. When did we start to know each other? Yatra madhikyami anyonyastin prayam. What is the age of our friendship? Yedo yamakhandathil olinjikidannu നമ്മുടെ സ്നേഹബീജം. അത് ഭാവനയുടെ ശാശ്വത ശാദ്വല ഭൂമിയിൽ മുളപൊട്ടി വിരിഞ്ഞത് നാം അറിയാതെ അറിഞ്ഞും കൊണ്ടല്ലേ. That's how it starts. And then about Kalidasa, which I was just now telling to you, കാലവിധാനത്തിൽ കാളിദാസനെ കണ്ടപ്പോൾ കാലദാസനെന്നല്ലേ കരുതി, കാലത്തിന് ദാസനാക്കിയ ജാലകാരൻ എന്നും കണ്ടില്ലേ നാം.
നിമിവട്ടത്തിൽ പരിചിതരായി നാം പരമ്പരകൾ കടന്നു. ഉജ്ജയിനി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ, പിന്നെ കൂടുതലറിയാൻ അനന്തപുരിയിൽ, ട്രിവാൻഡ്രം. അനന്തപുരി, the Puri of eternity, where I live. ഭാസസ്മൃതിയിൽ, ഭവ്യശ്രുതിയിൽ എന്നെല്ലാം എവിടെല്ലാം ജ്വലന മിത്രരായി കൂടി. ലാസ്റ്റ് യമനാം മുഴുസമയം അനേകം യമികളുമായ അഭിരമണത്തിൽ താളബദ്ധമൊരു മാലിന്യം തീർക്കുമ്പോൾ മുക്കൂട്ടുകളിൽ കാലം പിരിയാൻ, പിന്നെ ഒരേ ബിന്ദുവിൽ ഒരുമിക്കാനും പരിശീലിക്കുന്ന രഹസ്യ പൊരുളല്ലോ ജന്മാന്തരമാം അനുഭവം. ഈ പൊരുളിനെ അറിയാനുള്ള മഹായത്നത്തിൽ നേമി അങ്ങയെ ഞാൻ സമകാലിക നിമിഷവനത്തിലിരുത്തി അനന്തതയുടെ ദിവ്യ വിശാലതയോടെ അലിയാൻ സഹജീവികളൊത്തി സ്മൃതിപാഠം കൊണ്ടാടട്ടെ. भाग्यों की आग्रह का इंतजार कर रहे हैं तो मैं करता हूँ। श्रद्धेय नेमी जी की स्मृति को समर्पित पंडित जी की इस कविता का शीर्षक है स्मृति पाठ। काल का वह कौन सा अल्पज्ञ निमिष खंड था मेरे और तुम्हारे बीच, स्नेह बीज अन्योन्य अंतरंगता का अंकुरित होता रहा कल्पना की जानी और अनजानी उर्वर भूमि पर। अनुमति ही सही, किंतु स्यात् वह शाश्वत हो, सुपरिचित अनंत सा। किसी एक तीर्थ यात्रा की दुर्गम राह पर ऋतपर्ण आच्छादित वटवृक्ष के तले सपने जिनके ताने बाने बुने साथ साथ परम जिज्ञासाएं लिए भावोद्वेग के गर्घे पर। क्या है परिभाषा काल की, क्या है अधुनातन, और पुरातन का अर्थ क्या, क्या है उत्तर आधुनिकता। निमिष प्रतिनिमिष वर्तमान का बीतता जाता है त्वरित गति से और समा जाता है भूतकाल के गर्भ में अनुभवों के ऐतिहासिक सत्यापन के लिए। अगला क्षण आता है कालखंड का अतीत बन जाने के निमित्त दूसरे ही क्षण। काल के विधान के समानांतर कालिदास को स्थापित करते हुए जब हमने ग्राह्य किया काल के दास के रूप में काल का अतिक्रमण करते हुए, वह जो निमिष था काल का, हमारे परस्पर परिज्ञान का लांघा हमने चले गए संततियों को लांघते हुए कितने ही आश्रय स्थलों पर, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ और फिर पुराणन्वेषण ज्वलन मित्रों का भास स्मृति के अनंतर अनंतपुरी में जो थी अंततः की शरण स्थली। नाट्य के बहुरंगी दृश्यों को यहाँ वहाँ आंकते झांकते वैचारिक संघन के आग्नेय अनुभवों और समकालिक समस्याओं के विभिन्न रूपों में सर्जित करते हुए समयाचार दृश्यों का संचरण, रंग बिरंगे पंखों के निमिषों को नीलाकाश की ओर उन्मुख देखकर तुमने स्पर्श किया उनका स्पंदन। और जब अनंत में रचे गए दृश्य चाक्षुष आकार समय चक्र की गति के अनुकूल बने, रम गए उनमें एकाग्र चित्त। नेमी तीर्थंकर नेमी परिज्ञान के संवाहक थे जिन्होंने कहा नीति नीति न इति न इति। एक संवेदनशील सहभागिता तथा भावावेग के आनंदातिरेक में स्वयं डूबते उतराते हुए क्षरण के विपरीत अर्थवान अस्तित्व के मर्म को खोजते रहे विज्ञानादि अनित्य की निमिषारण्यों में। महाकाल का पर्याय यम
जब निमिष के रूप में यमी को करता है आत्मसात, एक लय चक्र होता है संपूर्ण। काल के तीनों रूपों का प्रकल्प करता है एक से अनेक और फिर अनेक को अवस्थित करता है एक में। जीवन चक्र का यही अनुभव बृहत्तम रहस्य है जन्मांतर अवधारणा का। इस रहस्य की परत दर परत खोलते हुए हम सार्थकता देते हैं निज अस्तित्व को। ओ नीम, मैं तुम्हें नैमिषारण्य में अवस्थित देखता हूँ निरंतर। मैं उत्सव मनाता हूँ इस स्मृति पाठ का। स्वयं काल स्वदेश का है जो। मित्रों, जो तो आप काव्यम नारायण पणिक्कर के बारे में जानते ही होंगे। वो इस समय देश के श्रेष्ठ रंगकर्मियों में गिने जाते हैं। मलयालम के अलावा उन्होंने संस्कृत को भी समकालीन रंगमंच की बहुत विशेष सक्रिय उपस्थिति बनाने में लगभग क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। वे वरिष्ठ रंगकर्मी होने के साथ साथ इन दिनों संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर मुकुंद लाट दिल्ली कम आते हैं, अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वो जयपुर में रहकर ऐसे बहुत कम लोग हिंदी से, तो आजकल हर आदमी को चिंतक कहा जाने लगा है, स्तंभकारों को भी चिंतक मानने लगे हैं लोग। लेकिन अगर सचमुच ऐसे कुछ नाम हिंदी में गिने जाएं जिनको मौलिक चिंतक कहा जा सके, तो उनमें निश्चय ही डॉक्टर मुकुंद लाट का नाम होगा। उन्होंने बहुत लंबे अरसे से परंपरा, इतिहास, संस्कृति के अनेक वैचारिक पक्षों पर बहुत मौलिक ढंग से विचार किया है। वो संगीतवेत्ता भी हैं। रंगमंच पर भी उन्होंने, विशेषकर भरत के नाट्यशास्त्र पर उन्होंने कुछ बहुत ही विचारोत्तेजक अन्वेषण किया है। उन्होंने संस्कृत के पारंपरिक विद्वानों और आधुनिक विद्वानों और अरबी के पारंपरिक विद्वानों और आधुनिक विद्वानों के बीच संवाद को लेकर दर्शन की एक नई परंपरा आरंभ करने की चेष्टा भी की है। हाल में उन्होंने धर्म संकट पर एक पूरी पुस्तक लिखी है जो बहुत ही उच्च कोटि का दार्शनिक चिंतन है। वो काव्य प्रेमी भी हैं, स्वयं कवि भी हैं, और इस अर्थ में उन्होंने इस मानी में उन्होंने हाल में ही वागपति राज का बहुत अच्छा अनुवाद हिंदी में किया है। तो मुकुंद लाट कुल मिलाकर उन सारी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने आदर्श रूप में नेमी जी में थी। यद्यपि वो कवि थे और आलोचक थे और रंगकर्मी थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी कलाओं में, उनके अंतर संबंध में बहुत गहरी थी। इसलिए हमने डॉक्टर मुकुंद लाट से आग्रह किया कि वो पहला हेमचंद्र जैन स्मृति व्याख्यान दें, और हम उनके बहुत आभारी हैं जो आज यहाँ हैं। अब मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हमारी आधुनिकता पर अपना व्याख्यान या बातचीत, ये आप लोग जानते ही होंगे कि हिंदी में हंसमुख वक्ता बहुत कम है। मुकुंद लाट एक हंसमुख विद्वान है। वो हंसते बोलते गहरी बातें। श्री मुकुंद लाट। अभी पणिक्कर जी ने जो आधुनिकता पर कहा, एक तो ये है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, आप लोग दिखते नहीं हैं, तो मुझे आदत बातचीत की ज़्यादा है और व्याख्यान की इतनी नहीं है, पर चलिए अब कुछ दिख रहा है तो अच्छा है। आधुनिकता अगर सपाट सा शब्द होता
अद्यतन आज अभी तो उसकी कोई समस्या नहीं थी, पर हम उसको सपाट सा शब्द नहीं मानते हैं। आधुनिकता केवल वही नहीं है कि जो अभी है या नहीं है, पर अभी जो होना चाहिए केवल हमारे लिए नहीं, सारी मनुष्यता के लिए होना चाहिए, ये ध्वनि उसमें है। अगर ये ध्वनि उसमें न हो तो कोई समस्या नहीं है, और हमारी आधुनिकता की तो फिर और भी समस्या नहीं रह जाती, क्योंकि सारी मनुष्यता के लिए अगर कोई एक आधुनिकता है तो फिर हमारी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर आज समस्या ही यही है कि एक बड़ा भारी चिंतन का केवल पक्ष ही नहीं, एक उसका एक वेग है, और हमारे संस्कारों में उतरा हुआ, बुद्धि के संस्कारों में उतरा हुआ वेग है, जो आधुनिकता को और मनुष्य की यात्रा के ही आगे बढ़ने को के केंद्र को पश्चिम में रखता है। और तभी हमें अपनी आधुनिकता की समस्या उठती है, और आधुनिकता क्या है, क्या हो, ये प्रश्न उठते हैं। पर मैं इन प्रश्नों को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में रखूंगा आपके सामने, जो कलाओं का परिप्रेक्ष्य जिसको कह सकते हैं। तो मैं कुछ लिख के भी लाया हूँ, थोड़ा पढ़ूंगा भी, और थोड़ा इससे जो लिख के लाया हूँ उससे अलग भी कुछ अपनी बात कहता रहूँगा। मैं यहाँ ऐसी किसी आधुनिकता की निर्मितियों या अभिव्यक्तियों के स्वरूप का लक्षण या विवेचना नहीं करना चाहता, जिसे हम हमारी के रूप में निर्धारित कर सकें कि ये जो हमने रचा है ये हमारा है, ये हमारा है। इसकी विवेचना ये एक बहुत बड़ा काम है, और ये अलग ही चेष्टा चाहता है। पर ऐसा हम करें, इसके पहले सवाल उठता है कि आधुनिकता से हम समझना क्या चाहते हैं। समझना क्या चाहते हैं, इस फिक्रे का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि आधुनिकता का प्रयोग तो हम करते ही हैं, बहुत करते हैं, अपने ही बारे में भी करते हैं, पर इसे किसी गहरे मार्मिक अर्थ में पराई भी समझते हैं। तभी हमारी आधुनिकता की चर्चा का प्रसंग बनता है। मैं यहाँ इस हमारी की ओर और हमारे यहाँ आधुनिकता को कैसे समझा गया है, और उसका जो आधुनिकता का प्रचलित प्रयोग है उससे, जो कि पश्चिम से आया है, उससे हमारे यहाँ के प्रयोग में क्या अंतर है, उसकी तरफ झुकना चाहूँगा। चर्चा को एक परिप्रेक्ष्य देकर आगे बढ़ाऊंगा। मेरे दो अभिप्राय होंगे जो चर्चा में एक तरह से घुले मिले रहेंगे। एक तो आधुनिक और आधुनिकता की प्रचलित स्वीकृत धारणा पर प्रश्न उठाना, और इसमें निहित विडंबना को सामने लाना, और दूसरा आधुनिकता की जो हमारी धारणा मुझे उभरती दिखती है उसको संकेत करना। पर बात पर आने के लिए एक भूमिका बांधता हूँ, एक पूर्व रंग समझ। नेमी जी से चर्चा आरंभ करता हूँ। नेमी जी के व्यक्तित्व और उनके रचना कर्म के कई आयाम थे, पर नाट्य से उनका गहरा और विशेष संबंध था। उन्होंने नाट्य पर कई पहलुओं से विचार किया। हिंदी जगत के लिए तो शायद उन्हें नाट्य चिंतन और नाट्य समीक्षा का समग्रदर्शी सूत्रधार ही कहा जा सकता है। उन्होंने विचार की गहराई और व्यापकता के साथ अपने इस पुरुषार्थ को निभाया। नाट्य पर चिंतन अपने आप पुराना है। कहा जा सकता है कि नाट्य चिंतन ही यहाँ कला चिंतन का सूत्रधार रहा है। कला का स्वरूप, उसकी आत्मा क्या, इस विषय पर चिंतन के सूत्र भरत के नाट्य शास्त्र को आधार बनाते हैं। यह हम साधारणतः जानते हैं कि रस की चर्चा भरत से ही शुरू होती है और फिर सब कलाओं को अपने घेर में समेटती है। पर इसका एक कारण है जिससे हम शायद उतने परिचित नहीं हैं।
भरतनाट्य को स्वरूप से ही भिन्न कलाओं का एक विशेष संगम मानते हैं। नाट्य को वे एक स्वतंत्र कला भी मानते हैं, तभी यहां तक कह देते हैं कि नाट्य सभी कलाओं का उत्स है। यानी एक उनकी मान्यता में, उनके प्रतिपादन में एक जो बात बसी हुई है वो ये है कि नाट्य अपने आप में एक स्वतंत्र कला है, पर ऐसी स्वतंत्र कला है जो कि विभिन्न स्वतंत्र कलाओं का संगम है। यानी एक बड़ी विचित्र स्वतंत्र कला है। और इस बात को कहने में वो यहाँ तक भी कह देते हैं कि नाट्य ही सभी कलाओं का उत्स है, नाट्य से ही दूसरी कलाओं का उत्स है। यानी एक उनकी मान्यता में, उनके प्रतिपादन में एक जो बात बसी हुई है वो ये है कि नाट्य अपने आप में एक स्वतंत्र कला है, पर ऐसी स्वतंत्र कला है जो कि विभिन्न स्वतंत्र कलाओं का संगम है। यानी एक बड़ी विचित्र स्वतंत्र कला है। और इस बात को कहने में वो यहाँ तक भी कह देते हैं कि नाट्य ही सभी कलाओं का उत्स है, नाट्य से ही दूसरी कलाएं निकली। पर इसके बावजूद भरत अवगत थे कि जिन कलाओं से नाट्य बनता है, कथा, काव्य, चित्र, नृत्य, संगीत, ये अपने आप में स्वतंत्र कलाएं हैं। उनका शास्त्र, यानी भरत ने जो अपना शास्त्र रचाया, उनको केवल यही नहीं अवगत थे इस बात से कि ये स्वतंत्र कलाएं हैं, पर वो इन कलाओं के शास्त्रों से, जो अलग इनके शास्त्र थे, उनसे भी वे परिचित थे। और उनका अपना शास्त्र, नाट्य शास्त्र, इन्हें, यानी ये जो स्वतंत्र कलाएं थीं, इन्हें नाट्य के अनुरूप बनाने का ही प्रयोग विज्ञान है। अर्थात नाट्य भिन्न स्वतंत्र कलाओं से बना एक स्वतंत्र अवयवी है। पर नाट्य में स्वतंत्र कलाओं का मेल होना नाट्य के प्रति दूसरी दृष्टियों को भी जन्म दे सकता है। जहाँ इतनी स्वतंत्र कलाएं एक साथ बनकर मिलकर एक अवयवी बनाती हों, तो वहाँ ये प्रश्न सहज है कि अवयवी कोई बनता भी है या नहीं, क्योंकि बाकी कलाएं अपनी स्वतंत्र सत्ता भी रखती हैं। अरस्तु नाट्य में संगीत, नृत्य आदि को निवार्य मानते हैं। अरस्तु का विश्वास यह है कि वहाँ जो एपिक, जो कथा है या इतिवृत्त, जो कहानी कही जा रही है, वही प्रधान है। बाकी जो कलाएं हैं वो केवल दिखावे की हैं, वो एक तमाशा खड़ा करती हैं, स्पेक्टेकल कहते हैं। पर इस मत में नाट्य के अवयवी स्वभाव के प्रति संवेदना का अभाव झलकता है। नेमी जी नाट्य को स्वतंत्र भी और एक अवयवी भी मानते थे, पर एक गौण प्रधान भाव के साथ। उनके कथन से उभरता है कि वे नाट्य को काव्य का एक सघनतर रूप समझते थे। उन्होंने नाट्यानुभूति को एक विशेष प्रकार की तीव्रतम काव्यानुभूति कहा है, जिसमें प्रत्यक्ष और दृश्य रूपों का संयोजन होता है। कहना न होगा कि ये दृश्यता और प्रत्यक्षता संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्र जैसी कलाओं से बनती है। नाट्य लक्षणों के विवाद में, पर यहाँ उस विवाद में जाने के लिए मैं इस बात को नहीं खड़ा कर रहा हूँ। अपनी जिस बात पर मैं आना चाहता हूँ उसकी भूमिका बनाने के लिए। पर यहाँ जो कहने की बात है वो ये है कि नाट्य कलाओं का संगम है, और ऐसा संगम है जहाँ भिन्न कलाओं को एक अवयवी का रूप दे दिया जाता है। और नाट्य की कोई भी सही पकड़ इस बात को लेकर चलेगी कि नाट्य में परस्पर भिन्न और परस्पर स्वतंत्र कलाओं का घनिष्ठ ही नहीं, नाट्य निमज्जित संबंध होता है। भरत का ही एक शब्द लें
तो भिन्न कलाओं के ऐसे साथ को वृत्ति कह सकते हैं। इस शब्द का हम लोग आज प्रयोग नहीं करते हैं, पर इसका प्रयोग क्योंकि हम लोग कलाओं के स्वातंत्र की बात अधिक करते हैं आजकल, उनके साथ होने की बात या उनके मिलकर अवयवी बनाने की बात वो उतनी नहीं की जाती। ऐसे संगम को जहाँ भिन्न कलाएं मिलकर एक ही अलग अवयवी बना सकें, ऐसे संगम के लिए एक भरत में शब्द है वृत्ति। वो बिल्कुल इसी अर्थ में नहीं उन्होंने प्रयोग किया जिसमें मैं ले रहा हूँ, पर इसकी द्योतना, इसकी ध्वनि उसमें है। इसका बड़ा उपलब्ध सा दृष्टांत है गीत। हम जब आमतौर पर गाने की बात करते हैं तो गीत ही ध्यान में होता है, जहाँ काव्य और संगीत का बड़ा सुलभ सा गुथाव होता है, दोनों एक हो जाते हैं। पर ये देखिए ना, इसको बड़ा मानने के लिए हम आज तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो सुलभ होता है, इसलिए हम उसको ऊंची कला का दर्जा नहीं देते हैं। जहाँ संगीत स्वतंत्र हो और काव्य स्वतंत्र हो, वहीं हम उसको बड़ी कला मानते हैं। पर ये जो उपलब्ध इसके रूप हैं, उनकी कमजोरी है। ये अपने आप में उनके वृत्ति बन जाने की संभावना का निषेध नहीं है। भिन्न कलाओं के साथ का एक और भी संदर्भ लीजिए, यानी भिन्न कलाओं के साथ के कई संदर्भ होते हैं। उन्हीं से मैं जरा बात को आगे बढ़ाता हूँ, जहाँ कलाओं को एक विशेष योजना और अभिप्राय से सम्मिलित किया जाता है। जैसे आरती में होता है, हम जब आरती करते हैं तो उसमें विग्रह भी होता है, उसका एक मंदिर का प्रांगण भी होता है, या एक अलग वास्तु का एक अलग परिसर हम उसके लिए बनाते हैं, उसमें और चित्र भी होते हैं, यानी पूरा एक परिसर बनता है भिन्न कलाओं का। और यही परिसर जो है वो एक और बृहद रूप लेता है मंदिर के पूजा अनुष्ठानों में। ये कलाओं का ऐसा मेल ये और भी एक बड़े समागम का रूप ले लेता है। और बहुत प्राचीन समय से लगभग सभी सभ्यताओं में ऐसे समागमों को रूप दिया जाता रहा है। हमारी परिचित सी आरती इसका एक साधारण सा उदाहरण है, पर आयोजन और उसमें कलाओं का संयोजन और विस्तृत हो सकता है। मंदिरों में पूजा विग्रह के सामने मंदिर के तदर्थ घटित वास्तु परिसर में कई कलाओं का समागम सदियों से होता चला आया है, आज भी साधा ही जाता है। प्रसिद्ध विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भिन्न कलाओं का जो विस्तृत विवरण मिलता है वो ऐसे ही संदर्भ को ध्यान में रखकर गूंथा गया है। हमारे यहाँ बहुत से आगम लिखे गए हैं मंदिरों के बनाने के, और मंदिरों में अनुष्ठान कैसे हो, क्या क्या उसमें कैसे सम्मिलित किया जाए, इस पर बड़ी चर्चा और बड़े विधान पुराने समय से बनाए हुए हैं। ऐसे संदर्भ के लिए पर यहाँ समस्या या प्रश्न उठ सकता है, बहुत स्वाभाविक है। ऐसे संदर्भ के लिए वृत्ति की बात उचित होगी या नहीं, ये प्रश्न हो सकता है। एक बड़ी आपत्ति ये हो सकती है कि यहाँ कलाओं का कोई साथ बनता भी है तो प्रयोजन कला के स्वरूप के बाहर ही जाता दिखता है, क्योंकि ये कला के लिए ये प्रयोजन नहीं होता। कला का मर्म या तत्व उसमें नहीं साधा जाता है, जैसा नाट्य में साधा जाता था। नाट्य अपने आप में भिन्न कलाओं को मिलाकर बनाई गई एक कला है, जबकि मंदिर में जो कलाओं का समागम होता है वहाँ ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता कि उनको मिलाकर एक दूसरी कला बनाई जाए। वहाँ कला का प्रयोजन भक्ति की ओर या किसी और ईश्वर या विग्रह की महिमा गान की ओर या एक ऐसी भावबोध के ऐसे धरातल पर पहुंचाने की ओर होती है जो कला से बाहर जाता है। उसको चाहे तो हम कला के ऊपर कह सकते हैं, पर कला के भीतर नहीं कह सकते।
पर अब एक और व्यापकतर संदर्भ लीजिए, सभ्यता या संस्कृति का संदर्भ। एक ही संस्कृति में भिन्न कलाएं साथ होती हैं। इस साथ को नाट्य जैसी वृत्ति या पूजा अनुष्ठान जैसा भी संगम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों संगम, नाट्य का हो या पूजा अनुष्ठान का हो, ये संगम के रूप में ही सूझबूझ के साथ साधे जाते हैं। कलाओं को विशेष रूपों में ढालकर एक गुंप नियोजित किया जाता है। संस्कृति में उल्टा ही होता है, विशेषकर जो प्रौढ़ शिष्ट संस्कृतियां हैं उनमें तो उल्टा होता ही है। जैसे भरत के समय भी हुआ था, उन्होंने जिन नाट्य कलाओं को मिलाकर नाट्य बनाया वो स्वतंत्र कलाएं थी और अपनी स्वतंत्रता साधती भी थी। और उनके स्वातंत्र का रूप क्या है, इसकी चर्चा भी भरत ने की है। हम पाते हैं कि किसी भी प्रौढ़ विदग्ध शिष्ट आत्मचेतन संस्कृति में भिन्न कलाएं अपना अपना स्वातंत्र साधने में ही अभिनिविष्ट रहती हैं। भरत के समय भी यही था। भिन्न कलाओं की भिन्न रूप साधना ही नहीं थी, भिन्न शास्त्र भी थे जो भेद की दूरी को बढ़ाते ही थे। भरत ने नाट्य में उनके संगम को चेष्टा साध्य माना था। उनका नाट्य शास्त्र इसी चेष्टा को रूप देने का प्रयोग विज्ञान था। फिर भी एक ही संस्कृति में भिन्न कलाओं का एक अंतरंग साथ होता है। उनका एक संस्कृति निष्ठ होना ही एक किसी एकता के बीच का संकेत होता है। इसे संवेदना की या कला प्रवृत्ति की अंतर्निविष्ट किसी एक तत्वगत एकता इसको कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि कलाओं में जो संस्कृति में एकता होती है वो हमारी संवेदना तो उन कलाओं को स्वतंत्र देखते हुए भी उनके भीतर कोई एकता देखती है। नहीं तो उन भिन्न कलाओं को एक ही संस्कृति का होना ये भी कहना कठिन है। फिर ये भी है कि जो लोग उन कलाओं में के रसिक होते हैं और और जो साधक होते हैं, कलाकार और रसिक, ये मिलकर इनका एक समागम होता है। कलाओं का नहीं भी हो तो उनके साधने वालों का, उनके सुनने वालों का, उनमें रस लेने वालों का, उनमें बैठने वालों का एक समागम होता है जो उन कलाओं को एक एकता का धरातल देता है। इसका आकलन कैसे हो, यानी ये जो कलाओं का संस्कृति में एकता होती है उसका आकलन जो है वो कठिन प्रश्नों को उत्पन्न करता है कि उसको कैसे कहा जाए। उसके लिए विचारक उस चेष्टा में उतरते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो किसी संस्कृति में किसी एकता को नहीं मानते, यानी संस्कृतिगत एकता की वो बात ही नहीं करते हैं। पर जब हम हमारेपन की चर्चा करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि वो ऐसी कोई एकता है, चाहे उसको हम यूं विचार की अंगुलियों से भी यूं झट से पकड़ नहीं सकें। कभी हम ये मान के भी चलते हैं कि हमारी संस्कृति जैसी कोई एक भारतीय संस्कृति है जो भिन्न कलाओं में अभिव्यक्त होती रही है और आज भी हो रही है। हमारी कलाओं पर बाहर का, अन्य संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता रहा है, पर इन प्रभावों को हमने अपनाया और आत्मसात किया है। भिन्न कलाओं में हम अपने अनुभव में भी एक हमारापन देखते ही नहीं है, तलाशते भी हैं, परखते भी हैं उसको, और उसका एक प्रत्यक्ष सा एक बोध हम करते हैं। और ये भी है कि भिन्न कलाएं संस्कृति के एक ही परिसर में पलती बढ़ती हैं
एक भीतर का साथ इस परिसर की एकता के कारण भी उनमें उभरता है। यहाँ यानी कलाओं के ऐसे संगम में भी नाट्य जैसे अवयवी की तो बात नहीं की जा सकती है, फिर भी एक विच्छिन्न से ऐसे अवयवी की बात की जा सकती है जो अवयवी होने की चेष्टा करता रहता है सदा। एक अवयवी होने का भाव जिसको कहते हैं, जो बहुत एकजुट भाव से कभी एक नहीं होता है, एक होता भी है तो एक छितरे हुए खुलेपन के साथ एक होता है, पर फिर भी एक उसमें एकत्व होता है, इसका बोध हमें रहता है। कलाएं अपना स्वातंत्र साधती हुई साथ होती हैं। यहाँ वृत्ति की बातचीत नहीं है, फिर भी भिन्न कलाओं में एक अंतर्निविष्ट एकता की बात अनुचित नहीं लगती है, नहीं तो संस्कृति की बात भी निराधार होगी। इस एकता के कारण ही हम अपनी संस्कृति में हमारेपन की बात करते हैं। कुछ बाहर से आए तो उसे अपना बना ले पाने की बात करते हैं। हम अपने अनुभव में ये हमारापन देखते परखते भी हैं, संवेदना का एक हमारापन पाते भी हैं। कला साधकों और कला रसिकों, कला के ग्रहणकर्ताओं का एक परस्पर भाव संस्कृति में उभरता है और संस्कृति की भिन्न अभिव्यक्तियों में, भिन्न कलाओं में उस एकतापन को उभारता भी है। एक बोध का परिवेश बनता है जो सब कलाओं को एक साथ धर देता है, एक अन्योन्य भाव देता है जो निगूढ़ होता है पर बिल्कुल साक्षात सा संवेद्य भी होता है। एक अंतःसलित धारा है जो अपने प्रवाह में सब कलाओं को साथ समेटती है। ऐसे कला संगम की बात यहाँ बैठे हुए और आसानी से की जा सकती है, क्योंकि त्रिवेणी कला संगम ये इसी बोध के साथ बना है कि कलाओं में कोई साथ होता है जिसको हम इनको एक साथ रख सकते हैं। और केवल साथ ही नहीं होता है, इनमें एक हमारापन होता है। कितना ही वो व्यंजना ही के साथ हो, बिल्कुल ऐसा कोई अभिधा की तरह सामने स्पष्ट नहीं हो, पर वो होता है। इसको मानकर ही हम ऐसे परिसर बनाते हैं। और जो यहाँ सभासद हैं उनमें भी हम इसी परिसर का के बोध की उपस्थिति पा सकते हैं। इसमें ये भी बोध है कि ये भिन्न कलाएं कितनी ही कुछ अपनी ज्यादा हैं, कुछ पर बाहर का प्रभाव बहुत अधिक है, पर ये फिर भी हमारे यहाँ आकर ये आत्मसात कर ली गई हैं। इनमें हमारापन है, इसको हम मान कर चलते हैं और केवल मान कर नहीं चलते हैं, इसको हम पाते भी हैं। तभी हम इन सब में एक संस्कृतिगत होने की बात कर सकते हैं। वरना हम ये कह सकते थे कि कुछ कलाएं हमारी नहीं हैं। बहुत पिछले दिनों तक ऐसी बातें होती भी रही हैं। जैसे चित्र को ऐसा माना जाता था कि इसमें कोई भारतीयता नहीं है, ये तो बाहर की ही प्रसूति है, या बाहर के में जो चित्र बनते हैं, बाहर जो बन रहे हैं, बनते रहे हैं, उन्हीं की एक उपशाखा मात्र है। इसकी अपनी जड़ें यहाँ नहीं हैं, बाहर हैं। पर अब देखिए, जो ऐसा होते हुए भी जिस प्रश्न से ये जो चर्चा में आपके सामने रखना हूँ, उसके मूल में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न जहाँ से उभरा है उस बात को मैं आपके आगे रखता हूँ। अपनी कलाओं में चाहे कितनी बाहर की हो, कितनी ही अपनी हो, उनमें एक हमारापन देखते हुए भी उनमें हम बड़ा एक विचित्र सा, एक बड़ा विषम सा विच्छेद करते हैं।
एक दरार डालते हैं उनके बीच। कुछ को आधुनिक कहते हैं, कुछ को पारंपरिक। लग सकता है कि ये वर्गीकरण एक वर्गीकरण मात्र है, ये दिखाने के लिए कि हमारी कुछ कलाओं पर बाहर का पश्चिम का प्रभाव है, कुछ पर नहीं है। पर वर्गीकरण ऐसा सपाट नहीं है। आधुनिकता को हम वरेण्य मानते हैं, उसको श्रेय समझते हैं। पारंपरिकता को किसी अर्थ में उतना श्रेय नहीं मानते हैं, उसको नीचा ही दर्जा देते हैं। आधुनिकता यूं भी केवल आज के होने की बात नहीं है, आज क्या होना चाहिए इसकी बात है। ये युग बोध की बात है, जिसकी चर्चा बहुत की भी जाती है। हमारी पारंपरिक कलाएं, विशेषकर संगीत और नृत्य, इन्हें हम प्रौढ़, प्रबुद्ध, सृजनशील मानते हैं। इन्हें केवल पुराने की अनुवृत्ति नहीं समझते, इन्हें आज भी सार्थक पाते हैं, पर इनमें आधुनिकता नहीं पाते। आज का युगबोध इनमें नहीं पाते हैं। बात हमें उलझन में डालती है, पर इस उलझन के बावजूद ये हमारे बोध में, हमारे नामकरण में हम जिस तरह वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि संस्कृति के वर्गीकरण ये केवल एक नामकरण मात्र नहीं होते हैं। इन विभाजनों के पीछे एक दूसरा, एक और गहरा अभिप्राय होता है। वरेण्यता, अवरेण्यता का, सार्थक असार्थक का, या उनमें कम अधिक होने का स्पष्ट इंगित होता है। मैं समझता हूँ बात केवल उलझन की ही नहीं है, ये विडंबना की भी है। और बात केवल बाहरी प्रभाव की भी नहीं है, वो तो आते ही रहे हैं। जैसे आप अभी पिछले दिनों की चित्रकला, जिसे लघु चित्रकला कहते हैं, उस पर भी बाहर का बहुत प्रभाव पड़ा है, फारस का भी, पश्चिम का भी। पर वहाँ न हम अपनेपन का अभाव देखते हैं, न युग बोध का। यह तो तत्कालीन युग, तो आप चाहे भक्ति युग कहिए, रीति युग कहिए, इस कोई भी नाम दीजिए, जबकि वो चित्रकला उभरी थी, हम उस युग में उसे रखने में कोई द्विधा बोध नहीं करते। पर अपनी आज की संगीत नृत्य जैसी जो पारंपरिक कलाएं हैं, उनमें हमें आधुनिक कहने में एक द्विधा बोध होता है। हम आज ये समझते हैं कि आज के युग बोध का आधार और स्रोत ही पश्चिम है और वही हो सकता है। इसीलिए पश्चिम से असंपृक्त कलाएं कितनी ही सृजनशील हों, वे आधुनिक नहीं कहलाती हैं। हम पश्चिम को एक निकष की तरह ही नहीं, पारस शिला की तरह रखते हैं। उसके स्पर्श के बिना हीन धातु सोना नहीं बन सकती। ये प्रश्न हमें अपनी आधुनिकता की समझ की पराधीनता की ओर सीधा ले जाता है। हम में क्या आधुनिक है, क्या पारंपरिक, इस विभाजन की रेखाएं पश्चिम को आधुनिकता का आधार बनाकर डाली जाती हैं। ये तात्पर्य कोटि भेद में अंतःस्यूत है। अंतःस्यूत इस रूप में है कि आधुनिकता हमें पश्चिम से आई है, तभी जहां कुछ नया सार्थक भी है पर उसका आधार पश्चिम नहीं है, वहां हम आधुनिकता की बात करने से कतराते हैं। दो एक उदाहरण देता हुआ चलता हूं। आप देखिए, केलुचरण जी ने बिल्कुल एक नए नृत्य को जन्म दिया। कथक बिल्कुल एक नया नृत्य है और बाहर के प्रभाव से भी आया है, पर इनको हम पारंपरिक हैं। यानी और आज कुछ बैले जैसे जो नृत्य की रचनाएं बनती हैं, उनको हम आधुनिक कह देते हैं, चाहे उनमें सार्थकता का अभाव भी पाएं, पर वे ही आधुनिकता की कसौटी पर हमको पूरी उतरती दिखती हैं।
अपनी कोई चीज उसमें कितना ही नया सार्थक हो, उसमें हम आधुनिकता नहीं देखते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। ये केवल प्रयोग की बात नहीं है, ये कहीं संस्कार में ही एक दृष्टि के विकार का इंगित है, ऐसा मैं समझता हूं। आधुनिकता के इस अनिवार्य सी पश्चिम निविष्टता के पीछे कई जटिल कारण हैं। पश्चिम का हम पर विजय, हम पर उनका राज्य करना, ये कारण कहा जाता है, पर ये कोई गहरा कारण नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है। कारण और भीतर का है। पश्चिम की मनीषा हम पर छाई हुई है। जो आधारगत कारण है वो यही है। ये कारण बोध का है, जो बोध ही किसी रूप में और कई बातों में अपनी समझ में पराधीन हो गया है, जिसको हम युग बोध कहते हैं, विशेषकर उसमें पराधीन हो गया है। पश्चिम की दृष्टि इन मानों में हमारी आत्मदृष्टि पर हावी है। पश्चिम की जिस दृष्टि की बात कर रहा हूँ, जिसके आधार पर ये आधुनिकता और पारंपरिकता का भेद किया जाता है, वो मनुष्य विषयक एक दृष्टि है। उसमें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर वो दृष्टि को आधारगत रूप से यूँ समझा जा सकता है। उस दृष्टि में एक जो मूल अभिप्राय है, वो काल को एक विशेष रूप से, या विशेषकर मनुष्य के काल को, मनुष्य यात्रा के काल को एक विशेष प्रकार से बांटता है, क्योंकि वो अपनी आधुनिकता को की नींव, उसका आधार जो है वो ग्रीस में रखता है, जहाँ वो कहता है कि रीजन का, युक्तिशील प्रज्ञा का पहली बार उदय हुआ। उसके पहले मनुष्य अंधेरे में था, एक अहदे जहालियत था, यूँ समझिए। उससे निकलकर ग्रीस में पहली बार रीजन आई। रीजन का थोड़ा आगे चल के कुछ दिन के बाद रीजन का लोप हो गया, या वो दब गई पश्चिम में, और उसके बाद वो उभरती है 14वीं 15वीं सदी में, और उसी को उस कालखंड को और उसके बाद के कालखंड को वो आधुनिकता से और अधिक जोड़ते हैं, जबकि विज्ञान का उदय होता है और एक नई सभ्यता, कई यानी विचार तंत्र में ही नहीं, वो राज्य तंत्र में, कानून में, समाज में नई संस्थाओं को, नए रूपों को जन्म देती है, और वही आधुनिक है। और वो आधुनिक केवल इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि आधुनिक जो है वो बदलता रहता है। इस काल में आज आधुनिक कुछ है, कल आधुनिक कुछ होगा, पर वो एक निरपेक्ष रूप से आधुनिक है। एक आधुनिकता का परमार्थ समझिए, उस रूप में आधुनिक है, और वो सब स्थानों पर होना चाहिए, ये उनकी दृष्टि है। इसीलिए वो केवल ये नहीं कहते थे कि हमने दूसरे देशों को जीत लिया है, वो ये भी कहते थे कि हम दूसरे देशों को सभ्य कर रहे हैं। और इसके पीछे आशय यही था कि जो युगबोध आज होना चाहिए, आज मनुष्य की यात्रा के इस कालखंड में, वो युगबोध हमने पाया है, क्योंकि ग्रीस से हमारा संबंध है, और वो युगबोध फैलाना हमारा कर्तव्य है, और वो हमने किया। चाहे वो नृशंसता के रास्ते हुआ हो, शोषण, दमन, इन मार्गों में वो क्रूरता में उलझ गया हो, फिर भी आज की समय के लिए वो आवश्यक था, और ये उनका कर्तव्य था, जो कि वो निभाया उन्होंने, और आज भी किसी अर्थ में निभा रहे हैं, ये वो मानते हैं। पर वो कुछ भी माने, बात यह है कि हम में भी यही संस्कार है। हम भी किसी गंभीर अर्थ में, इस पर प्रश्न करते हुए भी, इन बातों पर हम भी किसी गंभीर अर्थ में यही मानते हैं, क्योंकि पश्चिम ने यहाँ तक कहा कि दूसरी सभ्यताएं आज के समय, वहाँ के विचारकों ने कहा है,
बड़े बड़े विचारकों ने जिन्होंने इस दृष्टि को जन्म दिया 18वीं 19वीं सदी में, उनका ये मत था कि मनुष्य विषयक दृष्टि विज्ञान से थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि विज्ञान जो है ये प्रकृति को समझने की चेष्टा है, मनुष्य को समझने की चेष्टा दूसरी होनी चाहिए। उसको समझने के लिए एक इतिहास दृष्टि की आवश्यकता है, और उस इतिहास दृष्टि का जन्म, जो ऐसा नहीं कि इतिहास दृष्टियाँ पहले नहीं रही हैं या इतिहास के आधार पर संस्कृतियाँ अपने को समझती नहीं रही हैं। चीन एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ इतिहास के आधार पर अपने आप को समझना एक उनके यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। बहुत लगभग चीन की सभ्यता के आरंभ से ये बात वहाँ चली आ रही है। पर पश्चिम में भी इतिहास रचना छुटपुट इतिहास के रूप में रचना होती आई है। ग्रीस में भी इतिहास के कुछ थोड़े बहुत ग्रंथ रचे गए हैं, पर इतिहास के आधार पर अपने को समझने की उस समय भी चेष्टा नहीं थी। इतिहास के आधार पर अपने को समझने की चेष्टा ये 18वीं 19वीं सदी में आती है, और ये मनुष्य को इतिहास के आधार पर समझने की चेष्टा है, पर मनुष्य के केंद्र में वो यूरोप को ही रखते हैं, क्योंकि रीजन का उत्तराधिकार यूरोप में ही है, ऐसा मानकर चलते हैं। और फिर दूसरी जगह वहीं से आएगी, यानी जो युगबोध यूरोप में आया है उसे दूसरी जगह फैलाने का, दूसरी जगह ले जाने का काम भी यूरोप का है, ऐसा वो मानते रहे हैं। तो हमारी आधुनिकता की जो समझ है वो इसी बोध में बसी हुई है, इसमें उसकी जड़ें हैं। पर देखिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आधुनिकता का एक और प्रयोग आपको बताता हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि जिन अर्थों में सार्थक नया, आधुनिकता का कम से कम ये अर्थ तो है ही कि जो नया भी है और जो सार्थक भी है, उन्मेष है जिसमें। हमारे यहाँ कहा गया है यानी नव नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा का यही लक्षण किया गया है हमारे यहाँ कि जो नित्य नया उन्मेष उत्पन्न करती रहती है वो प्रतिभा है, यानी वो नए को जन्म देती है। उसके लिए आधुनिक शब्द का भी अगर प्रयोग कर दिया जाए प्रतिभा के उन्मेष के लिए तो किया जा सकता है, और ऐसा प्रयोग मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आधुनिक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये प्रयोग हुआ है। और ये एक बहुत प्रसिद्ध न्यायाचार्य ने किया है जो परंपरा में बसे हुए थे, जो गौतम ने एक न्याय सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है जो आज से 2000 साल पुराना तो हो गई। उसकी परंपरा में एक टीकाओं की परंपरा थी, उस पर टीका वात्स्यायन ने लिखी, उस टीका पर टीका लिखी गई, और उदयन तक आते आते ये परंपरा काफी लंबी हो गई थी। उदयन एक जगह अपने आप को पुरान, इसमें विशेष बात ये होती थी कि हर टीका जो है वो नई बात, परंपरा में रहते हुए भी वो नई बात कहती थी। नई बात कहने का एक बड़ा कारण कि जो कुछ भी कहा गया था उस पर आपत्तियां होती थी, विशेषकर बौद्धों की ओर से। बौद्ध नहीं मानते थे, बौद्ध एक अर्थ में आज जिसको उत्तर आधुनिक कहा जाता है वो थे, वो सब कुछ का उच्छेद करते थे, कोई आधार नहीं है। यानी पश्चिम में भी यही घोर उच्छेद है। आज उत्तर आधुनिक का अर्थ ही यही है कि रीजन और वस्तुओं में कोई अवयवी होना, उनका अपना कोई स्वभाव होना जो कि रीजन पकड़ती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक तरह का शून्यवाद है, ऐसा हमारे यहाँ पुराना रहा है। और ये जो नैयात्म्यवादी, शून्यवादी जो वस्तुओं को नहीं मानते थे, उनके आत्म को, किसी भी स्वभाव को, आत्म को नहीं मानते थे, जबकि नैया कहा जाता है।
और जिनको बौद्ध या अवैदिक चिंतक कहा जा सकता है, विशेषकर बौद्ध, उनमें अंतर ही यही है कि वैदिक चिंतक जो है वो किसी रूप में वस्तु का आधार, उसका एक अपना स्वभाव और उस स्वभाव, और ये जो नैरात्म्यवादी, शून्यवादी जो वस्तुओं को नहीं मानते थे, उनके आत्म को, किसी भी स्वभाव को, आत्म को नहीं मानते थे, जबकि नैयायिक मानते थे। वैदिक, जिनको वैदिक चिंतक कहा जाता है और जिनको बौद्ध या अवैदिक चिंतक कहा जा सकता है, विशेषकर बौद्ध, उनमें अंतर ही यही है कि वैदिक चिंतक जो है वो किसी रूप में वस्तु का आधार, उसका एक अपना स्वभाव और उस स्वभाव के अनुसार उसका एक अपना धर्म, उसको कैसा होना चाहिए, इसका एक रूप को मानकर चलता है, जबकि बौद्ध इसको नहीं मानते थे। वो इसका निराकरण करते थे। प्रत्याख्यान, निषेध बहुत बड़ा घोर खंडन मंडन होता था। इस परंपरा में ये टीकाएं जो हैं इस परंपरा में बसी हुई हैं। इस परंपरा में उदयन तक आते आते, उदयन 10वीं 11वीं के बीच में, अभिनवगुप्त जब हुए हैं लगभग उसी समय में, उन्होंने अपनी टीका में एक बात, एक नैयायिक लोग एक प्रमाण मानते हैं, उपमान कहते हैं, बड़ा विचित्र प्रमाण है और उसको मानने में बड़ी द्विधाबोध हो सकता है। प्रमाण ये है कि मैं अगर किसी से सुनूं कि नील गाय गाय जैसी होती है और मैंने अगर नील गाय नहीं देखी है, तो मैं जब नील गाय देखूंगा तो इस वाक्य के आधार पर उसको पहचान लूंगा और नील गाय का शब्द का प्रयोग क्या होता है, इस प्रयोग को मैं जान लूंगा उस बात के आधार पर और अपने नील गाय के प्रत्यक्ष के आधार पर। अब ये बड़ा ढिलमिल सा, बड़ा कमजोर सा प्रमाण है और इस कमजोरी को दूसरे लोग दिखाते भी थे कि ये कोई प्रमाण नहीं, ये अनुमान या प्रत्यक्ष इनके भीतर आ जाता है, इसको अलग मानने की जरूरत नहीं है। पर नैयायिक अपनी परंपरा में इसका मंडन करते थे, इसको और आधार देने की चेष्टा करते रहते थे। इसी चेष्टा में नए यानी शब्द और उसके अर्थ का संबंध क्या होता है, क्योंकि यहाँ बात नील गाय जैसे शब्द को समझने की है। शब्द और उसके अर्थ का, वाच्य और वाचक का संबंध क्या होता है, क्या क्या होता है, किस तरह से उसको पकड़ा जाता है, इस पर चिंतन होने लगा और इसी चिंतन के आधार पर उदयन अपने आप को आधुनिक कहते हैं। वयम आधुनिका, कि हमारा ये नया विचार है, इस अर्थ में वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसमें उनसे पहले 100 साल पहले वाचस्पति हुए थे, उसको भी गिनते हैं। एक और वाचस्पति से भी 100 साल पहले 8वीं सदी में एक नैयायिक हुए, बड़े प्रसिद्ध, जयंत। उनको वो जरब नैयायिक कहते हैं, बूढ़ा नैयायिक, उसको पुराना कहते हैं। यानी ये परंपरा के भीतर ही एक नए का आना है, ये एक। और उसके बाद आप देखिए, ये नया जो है ये एक तरह से ये निरपेक्ष नया नहीं है कि एक नया युग आ गया जो पिछलों को का निषेध करेगा, बल्कि निषेध ही नहीं, उनका उच्छेद करना चाहता है। और जिनका उच्छेद करना चाहता है उसी को परंपरा या पारंपरिक कहता है। ये जो बोध है परंपरा का, आधुनिकता का उदयन में, वो ऐसे उच्छेदवाद पर उसका आधार नहीं है, वो परंपरा में ही नए की बात करता है। और इसके बाद, उदयन के बाद, और ये परंपरा अपनी परंपरा में रहते हुए और आगे बढ़ती है। तो ये तो आधुनिक तो हो चुके उदयन, उसके बाद परंपरा में जो नया आता है उसको नव्य कहा जाता है, नव्य न्याय का उदय। और वो इतना व्यापक होता है उस नव्य न्याय का उदय, उसमें जो नई अवधारणाएं, नई दिशाएं, तर्क की नई प्रणालियां, रक्षण करने के नए उपाय,
और नया चिंतन बोध आता है उसमें, वो केवल न्याय तक सीमित नहीं रहता है हमारे यहाँ, वो हर विचार परंपरा में फैलता है। तो नव्य मीमांसक होते हैं, नव्य वैयाकरण होते हैं, नव्य वेदांती भी होते हैं। यानी नव्य, ये जो नव्य है ये बड़ा व्यापक रूप से हमारे यहाँ छाता है। अब मैं ये जो परंपरा में आधुनिकता का बोध है, इसके विषय में कोई चिंतन का भी सूत्र मिलता है क्या? ये तो एक प्रयोग है, पर इसके पीछे एक दृष्टि है परंपरा और परंपरा में नए के प्रति। क्या उस दृष्टि का कोई रूप हम उभार सकते हैं? यहाँ हम राजशेखरिया ने एक परंपरा को समझने की हमारे अंदर जो एक दृष्टि रही है साहित्य में मिलती है। उस दृष्टि के मूल में ये है, किसी भी परंपरा में अगर प्रतिभा न हो, यानी परंपरा जो है उसकी जान, उसका प्राण ही प्रतिभा है, उसके बिना वो रूढ़ी हो जाती या अंध परंपरा हो जाती। यानी पारंपरिक का अर्थ अंध परंपरा है, जबकि परंपरा का अर्थ जो है वो बिना प्रतिभा के नहीं होता। अब यूं एक इस बात पर एक यूं भी सोच कर देखिए, परंपरा का अर्थ अगर रूढ़ी ही होता, यानी जो पुराना हो गया है वो अब त्याज्य है, उच्छेद्य है, अगर यही बात होती तो यूरोप में भी जो ग्रीस की परंपरा जो मिट चुकी थी लगभग, उससे नए का उदय नहीं हो सकता। जबकि वो इसी बात को मानते हैं कि वहीं से हमें नया आया है, जिसने फिर विज्ञान को जन्म दिया। एक बिल्कुल यानी वो नया भी उनके लिए पिछड़ गया है। पश्चिम में जो नए का बोध ये होता है, वो ये होता है कि जो चला गया है उसको हम छोड़ दें। जैसे किसी के कंधे पर खड़े होके हम किसी दीवार पर या किसी दुछत्ती पर पहुंचते हैं तो फिर उस कंधे को छोड़ देते हैं, उस तरह से वहाँ का बोध है। वहाँ का बोध ये है कि जो आज का युग है वो पिछले युगों को काट कर चलता है, उनको हटा कर आता है, उनमें नहीं आता है। इसीलिए फिर उन युगों जो पिछला हो चुका है उसका हम इतिहास करते हैं, उसको परंपरा नहीं मानते। जबकि परंपरा का जो विशेष बोध है, यानी विगत के प्रति हमारी दृष्टियों को तीन उसमें देखा जा सकता है। एक तो वो दृष्टि होती है जो अहदे जहालत की दृष्टि, कि जो हो चुका है वो एक अविद्या का युग था, अज्ञान का युग था, उसकी ओर ध्यान देने का अब कोई अर्थ ही नहीं बनता है। दूसरा ये होता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं था, उसी से हम उभरे हैं, पर अब वो हमारे लिए उसमें कोई सार्थकता नहीं है, उसको हमें पीछे ही छोड़ देना है। जैसे विज्ञान में होता है कि विज्ञान का एक पर्व पिछले पर्व से उसका संबंध इतिहास का ही रह जाता है एक अर्थ में, क्योंकि पिछली जिन चिंताओं को, जिन व्याख्याओं को हम छोड़ चुके हैं उनका तत्कालीन महत्व था, पर आज महत्व नहीं है। यानी ये जो दृष्टि है ये अधुना को पिछले से काट कर, यानी विगत से इसको काट कर आगत मुखी बनाती है। जबकि परंपरा का जो अर्थ हमारे यहाँ उभरता है वो बिल्कुल अन्य है। वो ये है कि परंपरा जो है ये विगत को हमारे वर्तमान से समेटती हुई आगत मुखी होती है। प्रतिभा का यही रूप है, और इसको समझाने के लिए प्रतिभा के दो पक्ष कहे गए हैं। एक पक्ष जो है वो करने का है, उसको कार्यत्री प्रतिभा का नाम दिया है। एक पक्ष जो है जो हम करते आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको समझने का है, उसको भावयित्री कहा गया है। भावन यानी उसको समझ भी कह सकते हैं, पर भावन शब्द मैं समझता हूँ इसमें व्यंजना अधिक है, क्योंकि ये संवेदना को भी समेट लेता है, केवल विचार की बात नहीं है। तो पुराने का भावन और उसकी भी अपनी प्रतिभा होती है।
व्युत्पत्ति जिसको कहा है, भावन भावयित्री प्रतिभा, उसको व्युत्पत्ति भी कहते हैं, उसकी भी अपनी प्रतिभा होती है, क्योंकि वो भी अगर जड़ हो जाए तो उसमें कोई आगत मुखीनता नहीं होगी, वो फिर विगत मुखी ही रह जाएगी। ये हमारे यहाँ की परंपरा की समझ है। अब इस समझ को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा नृत्य की आपके सामने चर्चा की। अगर इस तरह से हम आधुनिकता को समझें तो कथक जो है वो आधुनिक है। उदयन ने जिस अर्थ में अपने आप को आधुनिक कहा, उसी अर्थ में हम कथक को आधुनिक कहें। बाहर के प्रभाव की बात अलग है, अगर आत्मसात नहीं हुआ होता तो वो हम उसको अपना नाच भी नहीं कहें। कथक को ही नहीं, जो केलुचरण जी ने नए नृत्य की उद्भावना की है, वो भी आधुनिक ही है। अगर ऐसी चीजें आधुनिक नहीं है तो आधुनिक और क्या है? आधुनिक का तो मैं समझता हूँ अर्थ यही होता है। और इससे जो बातें मैंने आपके सामने रखी, आधुनिकता की जो हमारी पकड़ है उसको अगर हम लें तो आधुनिकता जो है उसमें एक चरिष्मता होती है, वो उसमें ऐसा ही प्रवाह होता है। इतना कह के मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कितना समय ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो 5 मिनट से कम में ही अपनी बात पूरी कर देता हूँ। एक चीज़ मुझे थोड़ी खटकती है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि हमें व्युत्पत्ति की भावयित्री इसको कहा गया है, भावयित्री प्रतिभा, उसमें कुछ धुंधलापन आया है। तभी हम आधुनिकता का जो प्रयोग रिसर्च में करते हैं उसको झट से पचा लेते हैं, उस पर प्रश्न जल्दी से नहीं उठाते हैं, उसके हमारेपन की बात करते हैं, हमारी आधुनिकता की बात नहीं करते हैं, जो कि हमें करनी चाहिए। और इसमें जो अभाव है, केवल इसी में नहीं और भी क्षेत्र हैं, उसमें जो अभाव है वो ये है कि हमारी व्युत्पत्ति किसी अर्थ में मंदी पड़ गई है। और ऐसी ही बातों को ध्यान में रखते हुए कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने हमारे चिंतन में भी स्वराज होना चाहिए, इस बात को बड़े विचार के साथ सामने रखा था। पर एक बात उन्होंने और कही थी उसी में, अपने लेख में, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे विचार में स्वराज तभी आएगा जब हम अपनी भाषाओं में चिंतन करेंगे। भाषा में एक प्रत्ययों की एक बनावट होती है, धारणाओं की, एक हमारेपन की एक सहज बनावट होती है भाषाओं में। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पश्चिम के प्रभाव के बावजूद सबसे अधिक हमारी आधुनिकता जहाँ है वो हमारे साहित्य में। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है, पर हमारे साहित्य में वो ज़्यादा गहरी है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारा साहित्य हमारी भाषाओं में है। हमारा चिंतन भी अगर हमारी भाषाओं में होने लगे, क्योंकि हमारे चिंतन में क्या है, एक और परंपरा है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे चिंतन की परंपरा अब मृत हो गई है। वैसे भी परंपरा मृत नहीं होती है। अगर मृत होती तो ग्रीस की परंपरा फिर से जाग ही नहीं सकती थी। परंपराएं मृत नहीं होती हैं, किसी रूप में सदा जीवित रहती हैं, तभी हम उनको फिर से जगा सकते हैं। क्योंकि वो जानवर और आदमी जैसी नहीं होती हैं। वो एक प्रतीक संयोजना का व्यू होता है, जो एक व्यंजना लिए हुए होता है सदा, उसमें एक सार्थकता रहती है। और वो हमें जाग जाए तो उससे फिर नए की लौ आगे बढ़ सकती है। ये उसका स्वरूप ही होता है। पर अभी जो हमारी स्थिति है उसमें एक और तो चिंतन में आधुनिकता का, जिस चिंतन का ये आधुनिकता इस शब्द का, इस प्रत्यय का प्रयोग भी उसी चिंतन का ही हिस्सा है। और वो चिंतन हम पर छाया हुआ है एक और, विशेषकर जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, मनुष्य के विषय में जो चिंतन है, उसकी संस्थाएं, उसके विचार, उसका साध्य क्या हो, उसका स्वरूप क्या है, इस विषय में
जो चिंतन है उसका हम पर पश्चिम का बड़ा प्रभाव है। पर ऐसा नहीं है हमारे यहाँ परंपरा जीवित नहीं है। संस्कृत के चिंतक अब भी हैं, संस्कृत में चिंता करते हैं और अच्छा चिंतन करते हैं, यानी उनमें उन्मेष का अभाव हो, ये बात बिल्कुल जड़ हो गए हों ऐसी बात भी नहीं है, पर उनमें मनुष्य पर चिंतन का अभाव है, अपने जीवन अपने अनुभव इस पर चिंतन का अभाव है। पर इन दोनों के बीच हमारी भाषाएं हैं और उसमें अगर हम अपना चिंतन करने लगें तो हमारी जो अपनी आधुनिकता है वो और अधिक उन्मेष के साथ, एक अधिक उज्ज्वलता के साथ सामने आ सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप इससे सहमत होंगे कि नेमिचंद्र स्मृति व्याख्यान माला की इससे अधिक विचारोत्तेजक और श्रेष्ठ शुरुआत कोई और नहीं हो सकती थी जैसी कि डॉक्टर मुकुंद दास ने की। क्योंकि कुछ लोग अब जाने के चक्कर में हैं, इसलिए जिन लोगों ने नटरंग के इस विशेषांक में लिखा है वो लोग अपनी प्रति बाहर से लेते जाएं। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने नहीं लिखा है लेकिन नटरंग की प्रति चाहते हैं, आज वो उनको 25% कम दाम पर बाहर मिल सके। इसके बाद नेमी जी की कविताओं की एक संगीतमय प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का रंगमंडल श्री अजय कुमार के निर्देशन में करेगा। इसका अर्थ ये होगा कि मुझे अपने दो अतिथियों से ये कहना होगा तो आके अब सामने स्थान ग्रहण करें। मुझे जहाँ जगह मिलेगी मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। ये कार्यक्रम संभव बनाने में हमको बहुत सारे लोगों और चिंतकों की मदद मिली है, हम उन सबके प्रति बहुत आभारी हैं। विशेष रूप से संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के और कावलम नारायण पणिकर, डॉक्टर मुकुंद लाट के, तो यहाँ विशेष रूप से और बाहर से आए। आप सबको भी बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हैं। 15-20 मिनट और बैठिए, उसके बाद आप हम औरों की तरह जा सकेंगे। धन्यवाद।